नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का स्वागत है। ये है नई सोच। नई सरकार के गठन हुए 1 महीना बीत चुका है। नरेंद्र मोदी सरकार दोबारा से एनडीए सरकार बन के अब की बार उभरी और सत्ता में आई। 240 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और साथ ही साथ एनडीए के बाकी घटक दलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा से तीसरी बार सरकार बनाई। अब इसको लेकर जो 1 महीना बीता उसमें उनका कार्यकाल फिलहाल के लिए अभी तक 1 महीना उनका कैसा बीता? कई चीज़ें ऐसी बीच में आई जिनमें लगा कि थोड़ी-सी सरकार डगमगाती हुई दिखाई दी, जहाँ पर नीट का पेपर लीक हुआ। उसके बाद एक यूजीसी नेट का पेपर भी लीक हुआ। लगातार संसद में भी वहाँ पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा जारी रही। उसके अलावा जम्मू-कश्मीर में कई बार आतंकी हमले हमने देखने को मिले। जो कि एक बड़ी घटनाएँ सामने आती दिखाई देती हैं। और साथ ही साथ और भी चीज़ें ऐसी रहीं जैसे अग्निवीर का मुद्दा रहा जो लगातार संसद में भी उठा और लगातार उसको लेकर भी चर्चा में विवाद में वो रहा है। इसी को लेकर आज हम करेंगे चर्चा, ये है हमारा स्पेशल कार्यक्रम। बहुत स्वागत है अनुराग आपका भी और इसको लेकर अब आप पहला महीना जो सरकार का बीता है अनुराग, इसमें लगातार नीट को लेकर सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। नीट को लेकर विवाद रहा है अभी तक, उसके साथ-साथ यूजीसी नेट को लेकर। ये परीक्षा लीक का जो तंत्र है, इसमें जो छात्रों की मेहनत है, वो लगातार बहती हुई दिखाई देती है। तो ये जो परीक्षा लीक का तंत्र है, इसको कंट्रोल करने में, इसको बाधित करने में अभी तक नई सरकार नाकाम नज़र आती है। हालाँकि जो एक कानून बनाया गया था जिसमें 10 साल की जेल का प्रावधान फ़रवरी में जो पास हुआ था, उसको लेकर अभी तक कोई हमें स्थिति दिखाई नहीं देती है कि उससे कुछ प्रभाव पड़ा हो। देखिए, सरकार और नीट दोनों के नतीजे एक ही दिन आए, वो दिन था 4 जून का। हुँ, वो एक तरफ तो सरकार के लिए भी झटका था, जो पिछले 2019 से सत्ता में थे, लगातार उनके लिए भी झटका था। दूसरा झटका लगा नीट के छात्रों को, जिन्हें जी। उम्मीदें थी कि अच्छे नंबर पाकर दुनिया के और देश के सबसे प्रसिद्ध हुँ, मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलेगा, परंतु उन्हें क्या पता था कि इस बार एनटीए एक ऐसा झोल करेगा, एक ऐसा नया नमूना, नया आविष्कार लेकर आएगा, जिसे ग्रेस मार्क्स कहते हैं। पहले भी दिए जाते थे, परंतु इस प्रकार नहीं कि 1563 बच्चों को दे दिए गए और कहना क्या था कि पेपर सेंटर पर लेट बटा, तो कहीं न कहीं अनेक कारण बताकर ग्रेस मार्क बच्चों को दिए गए, वो भी याचिका डालने के बाद उस चीज़ का खुलासा किया गया। आप देखिए कि जब से सरकार बनी है, नई सरकार तीसरी एनडीए की सरकार, तो पेपर लीक को लेकर जिस प्रकार शिक्षा मंत्री का जो रवैया था वो सबने हुँ, देखा और कहीं न कहीं अभी भी आप देख लीजिए वो रवैया बरकरार है, भले ही कह लीजिए देखिए एक ही बात कहती है जो सरकार में बैठे व्यक्ति है कि ये मामला सब जुडिशियल है। न्यायालय हुँ, के अंदर मामला है, न्यायालय तय करेगा कि पर्चा लीक हुआ था या नहीं, वो बात जी। बिल्कुल ठीक है। परंतु सरकार का भी कोई नैतिक कर्तव्य होता है, सरकार की भी एक नैतिकता होती है कि आपने एक परीक्षा करवाई तो आप निष्पक्षता से उस पेपर को नहीं करवा पा रहे, तो कम से कम आप जवाबदेही तो तय कीजिए। या तो आप जवाबदेही अपने शिक्षा मंत्री की तय कीजिए हुँ, या जवाबदेही आप उस एनटीए की तय कीजिए जिसको आपकी सरकार ने ही बनाया था। तो कहीं न हुँ, कहीं निश्चित रूप से सरकार नीट के मामले को लेकर बिल्कुल। पूरी तरह विफल रही थी। देखिए, ऐसा लग रहा है कि सरकार नहीं चाहती कि रीनीट दोबारा हो। देखिए, हुँ, रीनीट करवाना, ना करवाना ये एक अलग बात है, परंतु जो पेपर निष्पक्षता से करवाए जा सकते थे, उसमें सरकार विफल रही और कहीं न कहीं आप हुँ, देखिए अगर रीनीट होता है, तो भी छात्रों के साथ खिलवाड़ होगा। यदि रीनीट नहीं होता, तो भी छात्रों के साथ खिलवाड़ होगा। तो ये एक ऐसी परिस्थिति बन चुकी है, जो कहीं न कहीं सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि एक तरफ जी। बच्चे कह रहे हैं कि देखिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यदि कुछ बच्चे ऐसे इस पेपर से निकल गए जिन्होंने हुँ, बिन गड़बड़ी या फिर गोल-मटोल झाल के द्वारा एंट्रेंस की परीक्षाएँ पास की, नीट की जो पेपर है उसे पास किया। यदि वो एमबीबीएस में प्रवेश कर जाएँगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज पर किस बिल्कुल का और कैसा यही य प्रभाव यही पड़ेगा, यही तो दिक्कत है ये तो अनुराग बड़ी इसमें और बाकी पेपरों में कि नीट का पेपर ऐसा है जो आपके भविष्य को तय करेगा क्योंकि वही डॉक्टर बनेंगे आगे चलकर बच्चे जो यहाँ पर नीट की परीक्षा दे रहे हैं और ये सरकारी संस्थानों में वहाँ पर दाखिला पाएँगे और उसके बाद वो आगे चलकर डॉक्टर बनेंगे। इसको लेकर अनुराग जो आपने 1563 बच्चों के छात्रों की जो बात कही, ये आंकड़ा भी एनटीए ने तब दिया जब पता चला। यानी कि अगर पता ना चलता लोगों को या फिर शिक्षकों को जिनको लेकर जैसे कि फिजिक्स वाला के फाउंडर जो हैं अलक पांडे उन्होंने इसको लेकर लगातार आवाज उठाई और याचिकाएं भी कई सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दायर की। अगर इन लोगों को पता ना चलता तो एनटीए ये कभी नहीं बताता कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं या फिर कुछ इसमें धांधली हुई है और ये किसी को पता नहीं चल पाता कि नीट को लेकर इस बार कुछ बीच में गड़बड़ी हुई है।
तो अनुराग एक तरीके से देखा जाए तो एनटीए को अगर चोर माना जाए, क्योंकि अब तो चोर ही कहा जाएगा एनटीए को, तो एनटीए के मतलब चोर ने खुद ही आंकड़ा दिया है कि 1563 छात्रों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए थे। हो सकता है ये आंकड़ा इतना बड़ा हो या इससे बहुत ज्यादा हो, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो एनटीए ने ये कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, हम जो ग्रेस मार्क्स दिए उनको हटा के दोबारा से इन 1563 छात्रों की रीनेट करवा देंगे। उनका रीनेट हुआ अभी 23 जून को, और जिसके बाद 30 जून को इसका रिजल्ट भी आया। तो अनुराग देखा जाए तो एनटीए की जो इसमें भूमिका रही, एक तो वो पूरे तरीके से घेरे में रही, शक के घेरे में रही है अभी तक। और यूजीसी नेट का पेपर भी हमें याद आता है कि 20 दिन के अंदर 2 पेपर ऐसे रहे जो लीक हो गए। 18 जून को वो पेपर लीक हुआ था। और अनुराग इसको देखकर ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्री की जो एक तरीके से जवाबदेही बननी चाहिए थी, उन्होंने भी जब उनका बयान सामने आया पहली बार इसको लेकर, जब उन्होंने अपना मंत्रालय संभाला, तो उन्होंने भी कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन सरकार छात्रों के साथ खड़ी है और इसकी जांच होगी। मतलब अगर आप पहले खुद ही कह रहे हैं कि जांच होगी और फिर कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, तो जांच किस चीज की होगी? तो अनुराग ये जवाबदेही तय करना बहुत मुश्किल रहा है इस पूरे नीट के प्रकरण को लेकर। हालांकि यूजीसी नेट को लेकर उन्होंने मान लिया एक ही दिन में कि पेपर लीक हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से जवाबदेही तय करना कोई मुश्किल नहीं है, परंतु जब हम्म। आप किसी की जवाबदेही तय करना ही नहीं चाहते, आपका जो इरादा है वो पहले ही झलक जाता है जब आप मंत्रालय की जी। कमान संभालते हैं। क्योंकि आप देखिए कि तमाम देश में परीक्षा लीक हो रहे हैं, महज हम्म। केंद्रीय के लेवल के जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम है वही लीक नहीं हो रहे, कई स्टेटों में भी जो पेपर है वो लीक हम्म। हुए हैं। परंतु देखिए, कानून बनाने से, आपने कहा कि कानून, देखिए कानून बनाने से क्या परीक्षा लीक बंद हो जाएगा? उस कानून का जी। कितना प्रभाव पड़ा? वो तो बवाल मचले के बाद, जब नीट को लेकर बवाल मचा, तब आनन फानन में उसे लागू कर दिया गया। तो आप हम्म। देखिए कि जब आपके जो पेपर करवाने वाले हैं, जिसकी जिम्मेदारी है, उसी के अंदर धांधली है, उसी के अंदर भ्रष्टाचार है, तो अब कानून लगाकर दूसरों से क्या उम्मीद करोगे? देखिए, सबसे बड़ी हम्म। वजह ये है कि जवाबदेही तय करने की। मैं फिर कह दूं कि सरकार का जो रवैया इन पेपर को लेकर था, तो वो सबने देखा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती दोबारा रीनीट हो, और सरकार अपने मंत्रालय, क्योंकि सरकार कभी अपने मंत्रालय के मंत्री से इस्तीफा लेगी, नैतिकता के आधार पर कह लीजिए या फिर इंसानियत के आधार पर कह लीजिए। आप देखिए कि सबसे बड़ी वजह ये देखिए कि नीट और नेट दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। नेट की जो पेपर था उसे रद्द कर दिया गया, परंतु नीट को लेकर जो सबसे ज़रूरी था हम्म। वो नेट से भी ज़रूरी था। आप देखिए, क्योंकि जी। नेट बेसिकली एजुकेशन के लिए है, आप पढ़ाएँगे, प्रोफ़ेसर लगेंगे उसके लिए, परंतु नीट है जो एक एमबीबीएस बनने के लिए पेपर दिया हम्म। जाता है। अगर एमबीबीएस के बाद वो एमडी में चले जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी साँसें ऐसे बच्चों के हाथ में ना चली जाए, जिनको ये नहीं पता कि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल क्या होता है। तो कहीं न कहीं वो बिल्कुल। आपके लिए भी चिंता का विषय है। तो देखिए, सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस प्रकार जी। जो आपने कोचिंग सेंटरों की बात करी, कोचिंग सेंटरों का भी बड़ा योगदान इसमें रहा है इस आवाज़ को उठाने के लिए। भले ही उनका नैतिक या फिर निजी स्वार्थ कुछ भी रहा हो, क्योंकि हर कोचिंग सेंटर चाहता है कि उसके यहाँ से एआईआर 1, ऑल इंडिया रैंक 1 आए, 2 हम्म। आए, 3 आए। तो कहीं न कहीं उन कोचिंग सेंटरों ने भी इस चीज़ को हवा दी। आप मान लीजिए, जो कोचिंग सेंटर इस चीज़ को हवा नहीं देते, तो ये नीट का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता। क्योंकि देश का मीडिया इस हम्म। मुद्दे को उतनी हवा नहीं दे पाता, क्योंकि जब स्टार्टिंग से आप देखना, नीट का पेपर 4 जब रिजल्ट आया, तो वो 4 जून थी, तो 4 जून को वो नतीजों में दब गया, परंतु उस आवाज़ को कहीं न कहीं, यदि आपने वो आवाज़ सुनी, तो इन कोचिंग संस्थान के मालिकों के द्वारा, इनके जो फाउंडर है उनके हम्म। द्वारा सुनी, क्योंकि उनका यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया में एक अच्छा खासा ऑडियंस बेस है। लोग उन्हें काफ़ी पसंद बिल्कुल। करते हैं, और बच्चों के काफ़ी उनके फॉलोवर है, तो जिससे वो आवाज़ चली, तो फिर मीडिया को भी टीआरपी के माध्यम से कह लीजिए, कहीं न कहीं मीडिया ने इसे दिखाने का काम किया, तो उसका प्रभाव ये पड़ा। परंतु अब कुछ कोचिंग संस्थान के मालिकों ने अपनी जो याचिकाएँ थी वो वापस ले ली गई, और हम्म। अपने तमाम वीडियो, तमाम जो ट्वीट्स थे उन्हें डिलीट कर दिया गया। तो ये साफ दिखाता है कि उनके ऊपर सरकार का दबाव है। तो निश्चित रूप जी। से कोई तो सरकार के आगे झुक गया, परंतु कुछ अभी भी बचे हुए हैं, कैसे हम्म। कहीं एकमात्र मुझे लग रहा है कि अभी तो एक ही बचे हुए हैं जो अभी तक इस लड़ाई को लड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं बिल्कुल। अभी लगता है कि उम्मीदें 18 जुलाई तक तो टल चुकी है, जिस प्रकार सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने उस पे टाल दी। 18 जुलाई के बाद देखते हैं कि नीट को लेकर क्या होगा। देखिए, मैं फिर कह दूँ आपको कि अगर सीबीआई कोर्ट में ये हम्म। साबित नहीं कर पाई कि ये पेपर बड़े सतर पर लीक हुआ है, हम्म। अगर सीबीआई ये साबित कर देते कि ये पेपर महज़ छोटे सतर पर लीक हुआ, तो निश्चित रूप से फिर ना दोबारा रीनीट होगा, ना दोबारा कुछ होगा। जो प्रक्रिया पहले थी, निश्चित रूप से वही प्रक्रिया जारी रहेगी। बच्चे भले ही प्रदर्शन कर ले या फिर कुछ और कर ले, क्योंकि मैं फिर कहता हूँ कि देश में राजनीति को दलदल माना जाता है, परंतु ये दलदल नहीं, ये आपके भविष्य का एक
ऐसा कह लीजिए भविष्य को तय करने वाली एक ऐसी चीज है जिसको दलदल आप हुँ, मान रहे हैं। क्योंकि जब तक आप इसको दलदल मानेंगे तब तक राजनेता इस राजनीति में जाएँगे और आपके भविष्य को खराब करेंगे। परंतु राजनीति एक ऐसी चीज़ है आपके भविष्य को सुनहरा भी कर सकती है और उसे खराब भी कर सकती है। नीट को लेकर देख लीजिए, अगर बिल्कुल। सरकार चाहे तो उन बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सकता है, सरकार चाहे तो उस भविष्य को खराब कर सकती है। बिल्कुल, सरकार के हाथों में है कि उन 23 लाख छात्रों का जीवन आगे किस आधार पर बढ़ेगा और किस आधार पर उनका जीवन आगे चलाया जाएगा। ये अभी फ़िलहाल मामला 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इसको लेकर सुनवाई की जाएगी। उसमें क्या फ़ैसला आता है, इस पर लगातार नज़र हम भी बनाए रखेंगे और लगातार आपको अपडेट भी करते रहेंगे। अनुराग, छोटी-छोटे चर्चा करेंगे सभी मुद्दों को लेकर, 1 महीने में जो भी चीज़ें हुई उनको लेकर। तो अब दूसरे उस पर आते हैं। एक हमने जवाबदेही मंत्री की तय की, पहले धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। दूसरी तरफ अनुराग, मुझे याद आता है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस की रेल दुर्घटना हुई और ये अश्वनी वैष्णव के मंत्री बनने के बाद, रेल मंत्री बनने के बाद दूसरी ऐसी बड़ी दुर्घटना थी रेल की जिसको लेकर सवाल उठे। तो ऐसे में अनुराग, जब तक वही मैंने कहा कि हमारे देश में पहले भी मैंने कहा है कि नीतीश कुमार जो कि खुद एनडीए के इस समय पार्ट हैं, उसके गठबंधन के पार्ट हैं, उन्होंने भी एक समय पे जब उनके दौरान जब वो रेल मंत्री थे, तब उनके दौरान वहाँ पर रेल दुर्घटना हुई तो उन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंपा था सरकार को। और वहीं पर वही अश्वनी वैष्णव हैं अब उसी सरकार में, जो कि दो दूसरा ऐसा रेल दुर्घटना हुई बड़ी जिसको लेकर कई उसमें लोगों की जानें गईं, लेकिन अभी तक अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री लगातार बरकरार है। मैं उनकी योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं अनुराग, लेकिन मैं उनकी जवाबदेही पर सवाल जरूर उठा रहा हूं। देखिए, निश्चित रूप से जो पहले की राजनीति होती थी, वो राजनीति समाप्त हो चुकी है। ऐसी राजनीति जी। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की और अपनी ज़िम्मेदारी को समझने की। क्योंकि अगर आप किसी मंत्रालय को सँभाल रहे हो और यदि ऐसी कुछ घटना हो जाती है, तो निश्चित रूप से नैतिक रूप से आप कहीं न कहीं अंदर से एक भावना होती है कि मुझे जो हम्म। ज़िम्मेदारी दी गई थी, उस ज़िम्मेदारी में मैं विफल रहा। भले ही आपकी उसमें कोई गलती नहीं थी। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि रेल के ऐसे हादसे हों। हर व्यक्ति अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित देखना चाहता है। परंतु कहीं न कहीं आपकी विफलता तो थी। क्योंकि उस डिपार्टमेंट को आप सँभालते हो, उस डिपार्टमेंट की पूरी ज़िम्मेदारी रेलवे की आपके ऊपर है। हम्म। मैं फिर कह दूँ कि जो 90 के दशक तक राजनीति चली आई, वो राजनीति आज के दशक में बिल्कुल नहीं है। भले ही आप बात कर लीजिए यूपीए 1, यूपीए 2 की या फिर एनडीए 1, एनडीए 2 के अब एनडीए 3 चल गया। तो जी। क्योंकि आप देखिए नैतिकता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। एनडीए के नेता अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ में गए तो उनका नैतिकता के आधार पर इस्तीफा माँगते हैं। मणिपुर के हाँ। मुख्यमंत्री का इस्तीफा इंडिया अलायंस के लोग माँगते हैं नैतिकता के आधार पर और अब इंडिया अलायंस के रेल मंत्री का इस्तीफा माँगते हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा माँगते हैं। तो देखिए, इस्तीफ़ा माँगना विपक्ष का काम होता है। पहले ही विपक्ष ने इस्तीफ़ा माँगा तो सरकार में जो मंत्री होते थे, सरकार हम्म। को जो लीड करते थे प्रधानमंत्री, वो इस्तीफ़े दिलवा देते थे नैतिकता के आधार पर जी। क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया। तो कहीं न कहीं जनता में एक संदेश जाता कि कहीं न कहीं सरकार की गलती तो सरकार ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर दी। परंतु अब हम्म। ये चीज़ें आपने 90 के दशक के बाद ऐसी चीज़ें देखना बिल्कुल बंद हो गया। तो कहीं न कहीं जो राजनीति थी पहले और आज की हम्म। राजनीति में यही मुख्य अंतर है कि जवाबदेही अब तय नहीं की जाती। कहीं न कहीं हम्म। जनता को नज़रअंदाज किया जाता है तमाम राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं के द्वारा। बिल्कुल, और ये जवाबदेही और उस इस्तीफ़े का खेल लगातार जारी रहा है हमारी पूरी राजनीति के दौरान भारत के इतिहास में। लगातार जब भी कोई तकलीफ़ हुई है तो उस समय जवाबदेही तय करने के लिए मंत्रियों ने अपने इस्तीफ़े ज़रूर सरकार को सौंपे हैं। उसमें रेल मंत्रियों का लगातार हमको याद आता है, एक लंबी फ़हरिस्त है ऐसी जो जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा सरकार को सौंपा जवाबदेही के तहत। अनुराग, अब अगले मुद्दे पर आते हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर का मुद्दा इस समय बहुत ही ज़ोरों पर है क्योंकि लगातार जब से सरकार बनी है तब से ही सबसे पहले वैष्णो देवी वाले जो हमें याद आता है कि किस तरीके से आम नागरिकों पर वहाँ पे आतंकवादियों ने हमला किया और उसके बाद लगातार आप आज का अखबार भी उठाकर देख लें, तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से लगातार वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ तेज़ हैं। 370 का एक तरफ दावा किया जाता था कि कश्मीर में और जम्मू में वहाँ पर इससे फ़ायदा होगा, लेकिन हालाँकि कश्मीर काफ़ी समय से शांत नज़र आता था, कोई ऐसी बड़ी घटनाएँ नहीं हुआ करती थी। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसा लग रहा है अनुराग कि जम्मू कश्मीर की शांति को किसी की नज़र लग गई है। देखिए, निश्चित रूप से आप धारा 370 के बाद देखिए, भले ही आप कह लीजिए पुलवामा देखिए 370 के बाद आप हुँ। देखिए जब 19 में पुलवामा हुआ था, तो कहीं न कहीं उस चीज़ ने देश को दहला दिया था।
देखिए, हुँ, सबसे बड़ा ऐसे जब घटने कई बड़े-बड़े आतंकी हमले देश में होते हैं, जिसे हमारे देश के सैनिकों को अपना बलिदान देना जी, पड़ता है, अपनी शहादत देनी पड़ती है, तो ये ऐसी घटनाएँ हमारे देश को अंदर से कहीं न कहीं झंझोर देती हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएँ की निंदा ही की जा सकती है, क्योंकि आतंकवादियों के द्वारा लगातार कश्मीर के अंदर हमले किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आतंकवादियों का टारगेट वो होता था कश्मीर घाटी के अंदर, परंतु अब उनका वो हुँ, टारगेट जम्मू में शिफ्ट हो गया, क्योंकि जम्मू अक्सर शांत रहता था। ऐसी कोई घटनाएँ लंबी खासी बड़ी घटनाएँ जम्मू में नहीं होती, छूट-फूट घटनाएँ होती थी। परंतु अब लगातार आप देखिए कि एनडीए 3 के गठन के बाद लगातार जम्मू के ही हुँ, इलाकों में लगातार आतंकवादी द्वारा हमले किए जा रहे हैं। तो देखिए, कहीं न कहीं एक ये प्री प्लान्ड कह लीजिए आप, ये प्री प्लान्ड गतिविधियाँ हैं जो आतंकवादी संगठनों के द्वारा, कि पहले कश्मीर को इन्होंने अ, अनपीसफुल किया, वहाँ पर अनस्टेबिलिटी हुँ, डाली, अब फिर कश्मीर घाटी को छोड़कर अब ये जम्मू में आ गए, क्योंकि आप देखिए कि 370 हटने के बाद वहाँ पर उसे राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र बना दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बना दिया, वो अब एलजी के होल्ड में है और ऊपर से केंद्र सरकार उस पर निगरानी रखती है। तो जी, तीन देखिए, मैं एक बात कह दूँ आपकी, 370 हटने के बाद भले ही वहाँ की जनता के लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने एक राज्य का जीवन पहले देखा, वो केंद्र शासित में बदल गया है। हुँ, वहाँ पर अपनी कोई अब सरकार नहीं रहेगी, वो केंद्र के अधीन आ चुके हैं। परंतु 370 हटने के बाद आप देख लीजिए, या फिर भाजपा की सरकार आने के बाद देख लीजिए, जो सेना के ऊपर पथराव की जी, घटना होती थी कश्मीर घाटी के अंदर, वो घटनाएँ 90% कम हो चुकी है। मेरा मानना है कि वो बिल्कुल अब लगभग खत्म हो चुकी है। तो ये एक हुँ, सराहनीय कदम था सरकार का। परंतु लगातार जिस प्रकार आतंकवादी घटना हो रही है, तो कहीं न कहीं सरकार उसमें विफल हो रही है। क्योंकि बिल्कुल, आपने 370 हटाकर बड़े-बड़े वादे किए थे, तमाम वादे किए थे। अगर आप सेना को ज़्यादा संख्या में डेवलप कीजिए, तमाम मंत्रियों की गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है। आप देखिए, हुँ, बड़े-बड़े नेता बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलते हैं, यहाँ तक कि एक सांसद तक बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलता है, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा पैसा है, अपनी गाड़ियों को बुलेट प्रूफ करा लेते हैं। परंतु देश की सेना में जब अग्निवीर जैसी योजनाएँ लाई गई, तो कहीं न कहीं पैसे को लेकर, उनकी पेंशन को लेकर, या फिर आप देख लीजिए जी। सेना के जवानों अनुराग को लेकर, क्योंकि अग्निवीर पर मैं बाद में आऊँगा लेकिन पुलवामा का भी मुझे याद आता है कि किस तरीके से वहाँ पर सत्यपाल मलिक, नाम याद कीजिए उन्होंने कितने आरोप लगाए सरकार पर चुनाव से पहले भी कि पुलवामा को लेकर किस तरीके से सरकार की भूमिका संदिग्ध थी। लेकिन हालाँकि उसको लेकर अभी तक मीडिया में भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिली। सोशल मीडिया पर ज़रूर उनकी हवा रही, लेकिन उसका फ़ायदा विपक्ष को थोड़ा बहुत शायद ज़रूर हुआ हो क्योंकि 2019 में एक तरीके से हम देखें तो राष्ट्रवाद की किस तरीके से लहर आई थी और उसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत वहाँ पर मिली थी। तो अनुराग पुलवामा को लेकर भी एक तरीके से संदिग्ध भूमिका सरकार की रही थी और इसके बाद अब लगातार आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर में होते आ रहे हैं और एक और चीज़ याद दिला दें कि जम्मू कश्मीर में शायद हो सकता है कि अब चुनावों का ऐलान भी हो जाए अनुराग। देखिए, निश्चित रूप से सरकार की भूमिका तो संदिग्ध में थी, क्योंकि आप देखिए कि तमाम आप किसी सांसद की गाड़ी पर पथराव हो जाता है, गोली चल जाती है, उसकी जाँच हो जाती है। जी। परंतु जब पुलवामा के अटैक को देख लीजिए, किस प्रकार 40 जवानों ने अपनी शहादत दी, तो उसकी जाँच में क्या निकला वो पूरा देश जानता है। और देखिए, उस समय जब केंद्र शासित प्रदेश, हालाँकि उस समय वो राज्य होता था जम्मू कश्मीर, तो वहाँ के हुँ, राज्यपाल ने जो जिस प्रकार के आरोप वहाँ की उन्हीं की पार्टी की सरकार पर लगाए, तो उसके खिलाफ क्या जाँच हुई वो भी देश जानता है। उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, उनके ऊपर सीबीआई की रेड डाली गई, रेड डलनी थी हुँ, कहीं और। ये तो पहली बार मैंने देखा कि जो व्यक्ति जी। कंप्लेन करता है उसी के घर पर रेड डल गई। तो हालाँकि आप देखिए कि सरकार यही चाहती है, क्योंकि विपक्ष 19 में भाजपा को लाभ मिला हो, 24 में विपक्ष को लाभ मिला हो, तो राजनीति में कहीं हुँ, न कहीं हर चीज़ का अपना एक पैमाना, कहते हैं कि राजनीति में हर चीज़ को एक अपनी कीमत चुकानी पड़ती है, तो कहीं न कहीं भाजपा को वो 19 का फ़ायदा नुकसान 24 में बदल चुका है। हुँ, हालाँकि राजनीति से परे हटकर हम देखें कि जो जम्मू कश्मीर की परिस्थिति थी, जो अब एलजी, आप देखिए अब सबसे बड़ा बदलाव अब जम्मू कश्मीर में एलजी की शक्तियों को लेकर भी कर दिया। भले ही हुँ, विधानसभा चुनाव आ रहे हों, देखिए विधानसभा चुनाव वही दिल्ली के जैसा जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर दिया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में असेंबली हो गई, परंतु वो केंद्र शासित जी, प्रदेश होगा, दिल्ली की तरह बिल्कुल कार्य करेगा। आर्मी, पुलिस सब कुछ केंद्र के अधीन होगा। पहले जम्मू कश्मीर बिल्कुल। पुलिस कहीं न कहीं वहाँ के सीएम के अंडर में आती थी, तो कहीं न कहीं अब उस चीज़ को बिल्कुल हाँ, बदल दिया गया। और नए कानून आने के बाद से 370 हटने के बाद से कश्मीर की स्थिति बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की स्थिति बिल्कुल अलग हो चुकी है। तो कहीं न कहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा को कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर हार की आशंका थी, जो एलजी हुँ, के सख्त अधिकार वहाँ पर बढ़ाए गए, या फिर एक तरफ भाजपा का तरफ है, जिस प्रकार लगातार कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाएँ हो रही है, तो कहीं न कहीं उनको देखते हुए भी वहाँ पर सत्ता बढ़ाई गई, क्योंकि जो वहाँ की पार्टी हैं, जो रीजनल पार्टी हैं, पीडीपी की बात कर लीजिए, नेशनल हुँ, कॉन्फ्रेंस की बात कर लीजिए, तो जो उनका रवैया है कहीं न कहीं,
तो वो कहीं न कहीं एक व्यक्ति जो अपने देश के लिए चिंतित होता है, तो उसके जी, रवैये से वो मैच नहीं होता उन पार्टियों का रवैया है। तो कहीं न कहीं केंद्र का ये बिल्कुल। कदम उसके लिए भी हो सकता है। बिल्कुल और अनुराग अब अग्निवीर को लेकर भी आते हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, अग्निवीर का मुद्दा पूरे जब से 1 महीना बीता है, उसमें पूरा चर्चा में रहा। राहुल गांधी लगातार अग्निवीर का मुद्दा संसद में उठाते रहे, वहाँ पर जब सेशन चला संसद का, स्पीकर का चुनाव भी हुआ वहाँ पर। तो इसको लेकर, अग्निवीर को लेकर अब दोबारा से एक बार हवा बनी है कि ये अग्निवीर की जो स्कीम है, ये संदिग्ध रूप में देखी जाती है। एक किताब भी मुझे याद आती है, किताब माफ कीजिएगा, किताब भी मुझे याद आती है, जो कि हमारे जनरल एम नरवणे थे, पूर्व सेनाध्यक्ष, उन्होंने भी एक किताब लिखी जिसको लेकर अभी तक संदिग्ध भूमिका है, कि उन्होंने उस किताब में कुछ ऐसा लिखा है जिसको लेकर अग्निवीर पर सरकार एक तरीके से एक्सपोज हो सकती है। लेकिन वो किताब अगर आज आप जाकर अमेज़न पर ढूँढेंगे, तो आपको उसका लिंक तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको खरीदने के लिए, वो बाय करने के लिए, वो बाय लिंक नहीं मिलेगा। तो अनुराग, ऐसे में अगर ये किताब रिलीज़ नहीं की जाती है, तो अग्निवीर की जो भूमिका है, वो भी कहीं न कहीं संदिग्ध होती हुई हमें दिखाई देती है। देखिए, निश्चित रूप से किताब तो आज नहीं कल आएगी, जब सरकार बदल जाएगी तो किताब तो आ जाएगी। हुँ, हुँ। किताब आना कोई बड़ी-छोटी बात नहीं है। परंतु जो अग्निवीर को लेकर विपक्ष ने इस प्रकार इस मुद्दे को संसद के अंदर उठाया, तो ये कहीं न कहीं उन अग्निवीर जो इस योजना के खिलाफ है, या कह लीजिए जिनको इस योजना का हुँ, नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं उनके लिए एक ये संजीवनी की तरह हो सकता है, उनके लिए एक उम्मीद हो सकती है। क्योंकि जो बच्चे अग्निवीर के तहत भर्ती हो रहे हैं, तो उनका जो मानक है, उनका वेतन है, उनके खिलाफ जब वो शहीद हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं उस मुआवजे को जी। लेकर जो राशि सरकार की तरफ दी जाती है, तो उसको लेकर भी कहीं न कहीं इंश्योरेंस की राशि और सरकार का मुआवजा दोनों में अंतर होता है। तो बेसिकली जो हुँ, चीज़ें संसद के अंदर की गई थी, रक्षा मंत्री ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन देश को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा हुँ, कि देश के रक्षा मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। वो पीड़ित परिवार से, जो शहीद का परिवार था, जी। अग्निवीर में शहीद हुआ, तो उनके उनसे मिले, तो उनके परिवार के भी जिस प्रकार आपने देखा। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना की बात ये है कि अगर किसी का बच्चा फ़ौज के अंदर या फिर पुलिस में शहीद हो जाता है, तो जिस प्रकार देखिए राजनीतिक रूप से जब कुछ चीज़ें उठाई जाती है, क्योंकि आपको उठाना पड़ता है उन चीज़ों को, ताकि औरों को ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। आप देखिए कि उस उनका देखिए वो 6 बहनों का एक भाई था, पंजाब से जो हुँ, हुँ। शहीद हुआ हमारा जवान अजय कुमार। वो 6 बहनों में अजय एक सिंह। एक जी। अजय सिंह, तो वो हुँ, इकलौता बच्चा था, उसकी 6 बहनें थी। तो कहीं न हुँ, कहीं आप देखिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, बार-बार मीडिया के माइक वहाँ जाते हैं, कोई कहता है कि बिल्कुल। आपको कितना पैसा मिला, राहुल हुँ, गांधी कहते हैं कि इतना पैसा मिला, मोदी कहते हैं, रक्षा मंत्री कहते हैं इतना पैसा मिला, फिर मीडिया के कैमरे जाते हैं कि भगवत मान ने आपको 1 करोड़ दे दिया, आर्मी कहती है आपको इतना मिला। तो कहीं न कहीं वो पीड़ा है, तो वो पीड़ा हुँ। महज़ उसके माँ-बाप समझ सकते हैं, उसकी बहन और समझ सकती लगातार है। उनके परिवार वालों की तरफ से भी अनुराग ये बयान आते रहे हैं कि अग्निवीर जैसी स्कीम को, भले ही मुआवज़े को लेकर कितनी भी बहस की जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक तरफ वो उनके परिवार वाले ये ज़रूर कहते हैं, सभी के जो एक तरीके से हम कहें कि जो शहीद हो रहे हैं, उनके माता-पिता या उनके घर वाले, उनके परिवार वाले, ये ज़रूर कहते हैं कि ये अग्निवीर स्कीम बंद होनी चाहिए। क्योंकि इसको लेकर बहुत अभी सवाल हैं, इसको किस तरीके से पारित किया गया है, ये अपने आप सवालों के घेरे में ज़रूर आती है। और लगातार संसद में सवाल उठाते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ही इंडिया गठबंधन के नेता हमें दिखाई दिए हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, तो हम अग्निवीर योजना को हटाने का काम करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी और जो अखिलेश यादव, जो आप इंडिया अलायंस की बात कर लीजिए, तो इंडिया अलायंस का पहले ही कहना है कि हम इस योजना को बदल देंगे जब उनकी सरकार जी। बनेगी। परंतु देखिए, सरकार कब बनेगी, कब एनडीए टूटेगी या फिर एनडीए ही लगातार 5 साल तक देश को सँभालेगी, ये हुँ, भविष्य की बात है। इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। हुँ, परंतु आप देखिए, कहीं न कहीं जब तक सेना के अंदर जो व्यक्ति अपने पदों पर होंगे, जब तक वो सेना में नौकरी करेंगे, तब तक तो इसके खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा सकते। रिटायरमेंट के बाद, जी। क्योंकि सरकार आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। रिटायरमेंट के बाद आप खुलकर इस पे ऊपर विचार रखेंगे, और कहीं न कहीं आप देखिए कि इस योजना की सच्चाई, किस प्रकार ये योजना लाई गई और इस योजना को लाने का मकसद क्या हाँ, था? कौन इसका ड्राफ्ट तय करने वाला था? किसका ये प्लान था? तो वो कहीं न कहीं हाँ। आज नहीं, 3-4 साल बाद देश के सामने होगा। जिस प्रकार तमाम इमरजेंसी को लेकर बातें की गई, संविधान हत्या दिवस मनाने की बातें कही गई, परंतु कहीं न कहीं अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर भी संज्ञान सरकार को लेना चाहिए था। हालाँकि हर व्यक्ति, हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा हुँ। होती है, वो चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही हो। बिल्कुल, इसको लेकर विचार ज़रूर किया जाना चाहिए, अगर किसी को संदिग्ध भूमिका है इसकी,
तो इसको लेकर ज़रूर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि विचारों के आधार पर ही हमारा संविधान और हमारी डेमोक्रेसी एक तरीके से ज़िंदा रहती है और इसको लेकर लगातार ख़ैर सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर आगे क्या रहता है, ये भी देखने वाली बात होनी चाहिए। अनुराग, नए कानूनों को लेकर भी अब हम आते हैं कि ख़ैर पहले मैं अगर अग्निवीर की एक तरफ हमने बात की है, हमने जवान की बात की है, तो दूसरी तरफ किसानों की बात भी ज़रूर कर लेनी चाहिए। किसानों को लेकर लगातार अभी तक भी किसान आंदोलित हैं। लगातार वो अपनी एमएसपी की मांगों को लेकर और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। एक हाई कोर्ट का फैसला, पंजाब हाई कोर्ट का, पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट का वहां पर फैसला देखने को मिला जहां पर शंभू बॉर्डर खाली करवाने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया। क्योंकि उसके बाद सरवंत सिंह पंढेर ने भी अपना बयान दिया कि हमने तो कोई रोक नहीं रखा बॉर्डर, हमें तो दिल्ली जाना था, हमारा तो दिल्ली चलो का आंदोलन था और अब तो हमें हमारे लिए फायदा हो जाएगा कि हम दिल्ली भी जा सकेंगे और शंभू बॉर्डर खुल जाएगा। तो ये बैरिकेटिंग किस तरीके से चुनाव से पहले भी किसानों को लेकर लगाए गए और 3 काले कानून तो हमें याद आते ही हैं, पूरा कितना लंबा वहां पर आंदोलन चला। तो अनुराग, किसान अभी तक नाराज हैं, भले ही कितने मंत्री बदल लिए गए, किसान के पहले नरेंद्र सिंह तोमर, उसके बाद अर्जुन मुंडा और अब शिवराज सिंह चौहान। तो लगातार अभी भी लेकिन फिलहाल भी किसान आंदोलनरत हैं, वो अभी सरकार से खुश नहीं। देखिए, निश्चित रूप से जो पार्टी आज सत्ता में बैठी है, उस पार्टी को चलाने वाला व्यक्ति की भाषा जिस प्रकार संसद में किसानों के प्रति पूरे देश ने देखी और उस पार्टी के नेताओं ने किसानों के लिए जो कोविड के दौरान आंदोलन चला था, तो उस आंदोलन के हम्म, लिए किन-किन शब्दों का प्रयोग किया गया। मैंने अपने जीवन में जितना राजनीति को पढ़ा, तो एक देश के प्रधानमंत्री पहले कहते थे, देश की तरक्की का रास्ता गाँव के खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। दूसरे प्रधानमंत्री कहते थे कि जय जवान, जय किसान, जी, परंतु तीसरे प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन में देखा जो ये कह रहे हैं कि एक खास कौम आ गई जो आंदोलनजीवी है। तो कहीं न कहीं हम्म, ये शब्द पीड़ा देते हैं, खास तौर से बिल्कुल, उन व्यक्ति को जो किसानी से जुड़े होते हैं, जिनका किसान का परिवार है। परंतु आप हम्म, देखिए किसान ना तो किसानों के हौसले 13 महीने के उस आंदोलन में टूटे थे और ना किसानों हम्म, के हौसले इस 6 महीने से लगातार चल रहे आंदोलन में टूटे क्योंकि किसान हार नहीं मानते। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर आप किसी भी खास आंदोलन होता है, किसी खास समाज का होता है, किसी खास हम्म, जाति का आंदोलन होता है या फिर कोई स्टूडेंट का प्रदर्शन होता है, तो वो टूट जाता है। मैच 10 दिन चलता है, 15 दिन, मैक्सिमम 1 महीना, हम्म, इससे ज़्यादा नहीं चलता। अन्न आंदोलन की बात कर लीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी आंदोलन, बड़े आंदोलन, तो ज़्यादा लंबे समय तक वो नहीं चलता। परंतु हम्म। किसान आंदोलन ने ये एक तय कर दिया कि किसान एक इस मानक देश बना में दिया भारत के लोकतंत्र में कि किस तरीके से एक शांति प्रिय आंदोलन किया जाता है। देखिए, निश्चित रूप से कि किस तरह से महज़ 13 महीने नहीं, किसान 13 साल बैठने को लिए भी तैयार है। आप देखिए बिल्कुल। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर भी आज भी किसान बैठे हुए हैं, उनके साथ जैसा व्यवहार किया गया लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर देखिए, आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कि अपने देश के नागरिकों के ऊपर आप शूट गन से आप देखिए माफ़ कीजिए कि जी। आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम के आप अपने किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोलों का प्रयोग करोगे, ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस के गोले गिराए हुँ, जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है और देखिए कि कटीले तारों के माध्यम से कंटीले तारे गाड़ दी। क्या दिल्ली किसानों की नहीं है? देश के किसान यदि अपनी समस्या को लेकर दिल्ली भी नहीं आ सकते, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे लोकतंत्र का और क्या फ़ायदा ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का? परंतु इस बार बिल्कुल। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने भाजपा को बता दिया, यदि आप हमें दिल्ली नहीं आने देंगे, तो आपके नेताओं को भी हम पंजाब में नहीं आने देंगे, हरियाणा में नहीं आने देंगे। और प भाजपा के जितने नेताओं को पंजाब और हरियाणा में हुँ, विरोध का झेलना पड़ा, तो कहीं न कहीं पूरे देश में ऐसा विरोध नहीं झेलना पड़ा। तो निश्चित रूप से देखिए पंजाब और हरियाणा के अंदर किसान लगातार हुँ, आंदोलनरत है। आप देखिए कि बड़ी बात ये है कि राकेश टिकैत के एक शब्द मुझे याद आते हैं कि सरकार को एक बीमारी हो गई है, तो बीमारी की दवा जी। एकदम नहीं लगती, वो थोड़ी-थोड़ी हुँ, दवा लगती है। अब कुछ दवा सरकार को 13 महीने के आंदोलन में मिल चुकी है, अब दोबारा हुँ, ये आंदोलन होगा तो कुछ दवा और मिलेगी, तो निश्चित रूप से सरकार का इलाज किसान कर देंगे। परंतु अब हुँ, किसान 2 कहीं न कहीं एक तरफ पंजाब का आंदोलन, हरियाणा का आंदोलन चल रहा है। अब दूसरा जो एसकेएम हुँ, था, जिसने दिल्ली के आंदोलन को लीड किया, उसने भी कह दिया, कहीं न कहीं सरकार को फँसा दिया। तो वो प्रधानमंत्री से समय माँगेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन से समय माँगेंगे और अपनी माँगों का ज्ञापन सरकार को देंगे। तो कहीं न कहीं ये 16 से 18 जुलाई को बीच में हमें घटनाएँ देखने को मिलेंगी, तो फिर देखते हैं कि सरकार का इस पे क्या रुख रहता है। परंतु मैं एक बात फिर कह दूँ कि किसान हुँ। ना पहले झुके थे, ना आज झुकेंगे और ना आगे झुकेंगे। किसान का एमएसपी उनका हक है, तो उन्हें मिलना चाहिए। बिल्कुल। और अनुराग, खेती किसानी की बात आती है तो मैं समझ सकता हूँ आपके सेंटिमेंट्स जो हैं वो निकल कर सामने आते हैं और लगातार आप चाहते हैं कि हम बड़ी बहस, एक व्यापक बहस करें किसानों को लेकर और उनके प्रदर्शन को लेकर, उनकी मांगों को लेकर।
ज़रूर हम इसको लेकर आगे भी प्रोग्राम्स ज़रूर करेंगे और फिलहाल मैं चाहूँगा कि हम छोटा-छोटा इसको लेकर जवाब दें क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं करना चाहेंगे अनुराग और अब आखिरी 2 मुद्दों पर आना चाहूँगा। एक अनुराग मणिपुर और दूसरा 1 जुलाई को जो नए कानून लागू किए गए। मणिपुर को लेकर लगातार सरकार जो है वो घेरे में आती रही है। मणिपुर को लेकर राहुल गांधी दोबारा से मणिपुर तीसरी बार वहाँ पर गए, जब से वहाँ पर हिंसा शुरू हुई और नए कानूनों को लेकर भी अनुराग एक साथ मैं दोनों चीज़ों पर आपके जवाब चाहूँगा छोटे-छोटे। नए कानूनों को लेकर भी कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं, हमारे साथ हमने एडवोकेट्स के साथ भी चर्चा की इसको लेकर तो उन्होंने भी कहा कि एक तरीके से कहीं न कहीं पुलिस स्टेट बनाने की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है। हालाँकि इन आरोपों को लेकर मैं इतने बड़े हम कोई लॉ के जानकार हैं, ना अनुराग आप इतने बड़े लॉ के जानकार हैं। तो हम इसको लेकर एक आराम से एक छोटी-छोटी बातें अनुराग आपकी तरफ से और फिर हम इस चर्चा को विराम देंगे। देखिए, मैं पहले मणिपुर पे आऊँगा। आप देखिए मणिपुर के अंदर जिस प्रकार लगातार पिछले साल से मणिपुर में जो घटनाएँ देश ने देखी और दुनिया ने देखी, वो कुछ चिंता का विषय है। परंतु हुँ, जो लीडर पोज़ीशन है, तो राहुल गांधी लगातार मणिपुर पे कई बार दौरा कर चुके हैं। तो अब मणिपुर के जी। नतीजों ने दिखा दिया कि भाजपा के लिए वहाँ पर अब कोई स्कोप नहीं रह गया। जब भी चुनाव होगा तो भाजपा पहली बात वहाँ पर हार जाएगी। क्योंकि भाजपा नैतिक रूप से तो मणिपुर के अंदर हार चुकी है। अब चुनावी रूप से डेमोक्रेसी के लिहाज से, लोकतंत्र के लिहाज से मणिपुर में जब चुनाव होगा तो भाजपा हार जाएगी। आप देखिए हुँ, कि कहीं न कहीं गृह मंत्रालय और जो प्रधानमंत्री उनको मणिपुर के लोगों की चिंता नहीं, कहीं न कहीं आप कह लीजिए कि मणिपुर के लिए उनके मन में कोई एक भावना नहीं कि मणिपुर भी इस देश का हिस्सा है, तो कहीं न कहीं सोचना चाहिए परंतु उन्होंने नहीं सोचा। तो उसका हुँ, प्रभाव उन्हें लोकसभा नतीजों में देखा और विधानसभा में भी आपको आगे दिख जाएगा। मैं फिर अब आता हूँ आप नए कानून को देखिए नए कानून के लिए आप देखिए कि सीआरपीसी और आईपीसी दोनों को खत्म कर दिया गया, उनको रिप्लेस हुँ, भारतीय न्याय संहिता से कर दिया गया। आप देखिए कि कोई भी सरकार जब नियम लाती है तो कहीं न कहीं उसके पीछे उस सरकार का अपना एक मोटिव होता है। तो सबसे बड़ा जी। मोटिव तो यही है कि सरकार ने कहा कि पहले दंड देने की प्रक्रिया थी, अब न्याय देने की प्रक्रिया है। ये तो वक़्त बताएगा कि कितना न्याय मिल पाता है या नहीं। हुँ, परंतु कहीं न कहीं एक मोटिव ये भी हो सकता है कि ये सरकार कहीं कह लीजिए या फिर ये गृह मंत्रालय कहीं न कहीं गृह मंत्री अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज करवाने आए हैं। 370 को देख लीजिए या फिर नए कानून को हुँ, ले देख देख लीजिए या फिर नई संसद को देख लीजिए। तो इनका मानना है जी। कि जब तक सत्ता में रहेंगे तो कुछ ऐसा किया जाए जो पिछले कांग्रेस के शासन में नहीं हो पाया। तभी तो हुँ, इनकी पहचान अलग हो गई और अब पहचान अलग भी हो रही है। तो मेरा मानना है कि देखिए हालाँकि हर पार्टी को आज़ादी होती है, जब वो सरकार में आती है तो अपनी मर्ज़ी से काम कीजिए। हुँ, हालाँकि जो भी सरकार ने किया वो कानून के अनुरूप किया, संविधान के अनुरूप किया, बिल्कुल। तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। भले ही आप इसकी आलोचना कीजिए या फिर इसे स्वीकार कर सकते हैं, परंतु सच यही हुँ, है कि कानून के तहत था। हालाँकि कोई मेरा मानना है कि अगर कोई विवाद है तो कहीं न कहीं बैठ के सुलझा लेना चाहिए। अगर जनता को या फिर वकीलों को कोई परेशानी है तो उनकी विवाद निश्चित रूप से सुननी चाहिए। परंतु वो तो इस सरकार का इतिहास रहा है कि इसने किस क्या चीज़ें सुनी और क्या नहीं। बिल्कुल और अभी ख़ैर अनुराग बहुत सारे मुद्दे ऐसे मैं जानता हूँ रह गए हैं, जो पिछले 1 महीने में इस सरकार के कार्यकाल में बीते हैं। उनको लेकर भी हम चर्चा करेंगे आगे किसी और एपिसोड में, किसी और दिन। लेकिन आज के लिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं क्योंकि अगर हमने आगे बातचीत की तो बातचीत बहुत लंबी होती जाएगी और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए अनुराग फ़िलहाल इसको यहीं विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका भी और आप सभी लोगों का भी अगर आप यहाँ तक वीडियो देखना पहुँचे हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा। बहुत शुक्रिया। नमस्कार, ये है नई सोच।